हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सेशन 18 जो फिर से भूगोल का क्वेश्चन होगा 15 और ये एनसीईआरटी के पूरे क्लासेस पे बेस्ड होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा मोटिवेशन का कारण है। साथ में इस सारे वीडियोस का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज का जो क्वेश्चन आपके पास आने वाला है, जितने क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो सारे जो है वो वन्य जीव अभयारण्य से होंगे और प्राकृतिक वनस्पति से रिलेटेड होंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अभी कुछ समय के लिए और यहाँ ये ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। आपके टाइमिंग को स्टार्ट किया जा रहा है, आंसर कीजिएगा आप लोग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और अगर ऑप्शन को आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो सही है, अदरवाइज आप एलिमिनेशन मेथड को लगा के क्वेश्चन का आंसर आराम से कर सकते हैं और बेसिक चीजों को समझ करके। पहला ऑप्शन आपके पास था हाथी का, दूसरा सील था, तीसरा रॉयल टाइगर था और चौथा शुतुरमुर्ग था। बट इसमें से आप हाथी को थोड़ा समय के लिए ले सकते हैं, सील का कोई मतलब नहीं आता है इसमें, है ना। और आपके पास तीन ऑप्शन में से फाइंड आउट करना था, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर और चौथा शुतुरमुर्ग। तो इसमें से एक जो आंसर होगा वो इसका जो राइट आंसर होगा वो ग हो जाएगा, क्योंकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक राष्ट्रीय उद्यान जो है उसका नाम है नामदफा। अब ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। पहला ऑप्शन है आपके पास बिहार, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा सिक्किम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। आंसर करते हुए चलिएगा, टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका ग हो जाएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये राष्ट्रीय उद्यान से जो क्वेश्चन आते हैं आपके, ये एक तो उसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं जब कभी न्यूज़पेपर में ये चीज आए। ठीक है, जब कभी न्यूज़पेपर में ये चीज आता है तब ये इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज कहीं ना कहीं पे जब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे अभी बिहार का एक जो है वो वीटीआर है, वाल्मीकि टाइगर्स रिजर्व, यहाँ पे कुछ दिनों से बाघ खुद ब खुद मरे जा रहे हैं और कुछ बाघ जो है वो अपने पार्टनर्स को भी मार दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जो है वो वीटीआर अभी न्यूज़पेपर में बहुत चल रहा है। तो वीटीआर से क्वेश्चन आ सकते हैं कि वीटीआर कहाँ पे है। तो सिंपल क्वेश्चन है, वीटीआर बिहार के मोतिहारी में स्थित है। क्लियर है। बट यहाँ पर आपसे पूछा गया हुआ था कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। टाइम अप था आपका और राइट आंसर जो है वो आपका ग हो जाएगा, ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। आंसर कीजिएगा फटाफट। आप लोग का जो आंसर होता है वो एक्चुअली में ये क्लास जो है वो आपको प्रीमियर करके दिए जाते हैं, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही होंगे लाइव क्लासेस आना तो स्टार्ट होगा ही। बट इससे पहले भी आप आंसर करें, और टाइमिंग इसीलिए दिया जाता है कि आप आंसर को मैच कर पाए कि आपने जो आंसर दिया वो सही है गलत है। तो इस बीच में जो है वो आप अपने आंसर को जज कर पाएंगे। तो जब क्लासेस प्रीमियर होते रहे तो क्लास में आंसर जरूर दे अपना, क्योंकि ये आपको जो है वो विद इन 15 सेकेंड में क्वेश्चन को करने में और फिर राइट ऑप्शन को ढूंढने में बहुत हेल्प करेगा। इसीलिए ये सेशन भी लाया गया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। और ऐसा ही राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर राजीव गांधी, इसी जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है इसी का नाम बदल करके राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया हुआ है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आएंगे। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है किसका परिवर्तित नाम है, तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान क्या है, या फिर नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया हुआ है, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोकरेक जैव मंडल जो है वो किस क्षेत्र में, इसको आप किस कर लीजिएगा, किस राज्य क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, इसको जरा सा इंटरचेंज कीजिएगा यहाँ से। जो है वो नोकरेक जैव मंडल जो है वो किस राज्य क्षेत्र में अवस्थित है। आंसर कीजिएगा इसका आप लोग। टाइमिंग स्टार्ट किया गया है आपका। पहला ऑप्शन है आपके पास नागालैंड, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा त्रिपुरा और चौथा मेघालय। आंसर कीजिएगा आप लोग बिल्कुल। किस राज्य क्षेत्र में, ऐसे कर लीजिएगा, किस राज्य क्षेत्र में अवस्थित है। इसको थोड़ा सा मिस टाइपिंग है यहाँ पर, बट बहुत ज्यादा नहीं है, आप समझ के आंसर कर सकते हो। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका मेघालय हो जाएगा। जो है वो नोकरेक जैव मंडल क्षेत्र जो है ये आपका मेघालय में स्थित है।
सारे जो है वो 11th क्लास के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, किसी न किसी एग्जाम के तभी आपसे पूछा गया हुआ है। अदरवाइज अगर आपने क्लास 6 का जो है वो क्लास 6 to 11th का एनसीईआरटी समरी अगर ज्योग्राफी का आपने नहीं देखा है तो इस एनसीईआरटी के समरी को जरूर आप देखिए, क्योंकि ये जो है आपके बेसिक चीजों को क्लियर कर देगा। उसके बाद एमसीक्यूज को कवर कीजिए और इसके लिए आपको जो है वो प्लेलिस्ट बना करके दिया गया हुआ है। अगर आप कभी नहीं भी देखते हो तो क्लास 1 से लेकर के और फिर आप अपना जितने भी क्लास कंटिन्यू होंगे वो सारे को शाम में 7 बजे देख सकते हो। ये ज्योग्राफी का क्लास इसीलिए लाया गया है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा, ये एग्जाम में बार बार आता है और ये जो है वो एसएससी वगैरह का फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी रेलवे वगैरह का फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट इंडियन राष्ट्रीय उद्यान, दलमा राष्ट्रीय उद्यान और इनमें से कोई नहीं। अब तो आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 में से ही फाइंड आउट करना था। टाइमिंग आपके खत्म हो चुके हैं। राइट आंसर जो है वो आपका क हो जाएगा। ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? आंसर कीजिएगा आप लोग इसका। बेसिक क्वेश्चंस है आपके जो ज्यादातर एग्जाम में जो है ये आपको थोड़ा सा 9th क्लास में भी पढ़ने को मिला था, वन्य जीव अभयारण्य के बारे में और फिर वन्य जीव विहार के बारे में। ये आपसे क्वेश्चन है वन्य जीव विहार का। नेक्स्ट जो आएगा वन्य जीव अभयारण्य से आएगा। तो वन्य जीव विहार का जो था वो आपको कुछ 9th में पढ़ना था, कुछ 10th में पढ़ना है और पूरा डीपली जो पढ़ना है वो 11th क्लास में पढ़ना है। तो इसीलिए फोकस करते हैं हम लोग कि 11th वाले पे थोड़ा सा ज्यादा आप लोग डिस्कस करिए इस पर और इस क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि ये हेल्प करेगा आपको इन चीजों को जो है वो सही फाइंड आउट करने में। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका गुजरात राजस्थान हो जाएगा। रणथंभौर वन्य जीव विहार जो है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंध्र प्रदेश का वन्य जीव अभयारण्य नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइमिंग में आपका स्टार्ट कर देता हूँ, टाइमिंग स्टार्ट करता हूँ मैं, आपका आंसर कीजिएगा। ये इसलिए बेसिक है जो है क्वेश्चन, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस का अगर आप आंसर दे रहे हो तो समझो कि आपकी चीजें जो है वो बहुत क्लियर अब हो चुकी है। अब आप एग्जाम में केवल जा रहे हो तो 15 सेकेंड के अंदर में अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर देना है तो आप ये समझो कि अगर आपके पास स्टेटमेंट भी होगा यूपीएससी का तो आप जो है वो 1 मिनट के अंदर में उस क्वेश्चन का आंसर देंगे और आपके पास 2 आवर्स होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप आसानी से जो है 120 125 जो क्वेश्चन सीएपीएफ में आते हैं या फिर सीडीएस वगैरह में आते हैं उसको आसानी से कवर कर पाओगे आप। यस, टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका घ हो जाएगा। ये जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है भीम बांध, बट जो है कोरिंगा, कोल्लेरू, पुलिकट ये सारे जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है अभयारण्य, वन जीव अभयारण्य। इसके बाद नागार्जुन सागर, श्रीशैलम ये सब पूरा वर्ड एक ही है और प्राणहिता ये भी जो है वो आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। तो इसको जो है ना, जब भी मैं ये क्लास आपको देता हूँ तो इसका आप एक छोटा सा जो है जो नोटबुक आप तैयार करते हो उस नोटबुक को क्या कीजिए कि उस नोटबुक में इस सारे चीज को वीवीआई कर लीजिए। जब भी जो आगे के 2-3 क्लासेस जो मैं अभी लेने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और केवल रटने वाला चीज है ये। विदाउट रटे हुए इसको आप याद नहीं कर सकते हो। तो बेस्ट तरीका है इसका कि आप इसको रट लो और फिर जो है वो आप इसका आंसर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तेलंगाना का वन्य जीव अभयारण्य नहीं है? बहुत चीजों को जो है वो डीपली पढ़ करके उसके बाद आपसे जो है वो ये सारे क्वेश्चन को जो है वो किया गया हुआ है यहाँ पर मेंशन। तो चीजें अगर आपके क्लियर हो रही हैं तो समझो कि आपने एनसीईआरटी को बिल्कुल फुल फ्लेज के साथ एनसीईआरटी की तैयारी किया है आपने। अदरवाइज अभी भी आपको जरूरत है इन सारे चीजों के ऊपर डिस्कस करने का। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर जो है वो बड़ेला झील हो जाएगा, क्योंकि तेलंगाना का जो है ये वन्य जीव अभयारण्य नहीं है बड़ेला झील, बट ये सारे जो है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम ये भी जो है वो तेलंगाना में ही है। जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया हुआ था। प्राणहिता और किन्नर सानी ये सारे तेलंगाना के वन्य जीव अभयारण्य है और इसमें जो है वो और श्रीशैलम को भी जोड़ लीजिएगा नागार्जुन सागर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के वन्य जीव अभयारण्य में शामिल नहीं है? अब ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत सिंपल होगा जो लोग झारखंड से आते हैं। ठीक है, जो लोग झारखंड से आ रहे हैं, और उसके लिए तो और ज्यादा सिंपल होगा जो खुद बिहार में रह रहा है। बट इसमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बिहार में रहते हुए बिहार के बारे में जानकारी नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी। और उससे पहले आप ये कर सकते हो कि आप जो है वो इसका
इसके लिए आप एनसीईआरटी के क्लासेस को क्लियर कर सकते हो 11th के। ये आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देगा चीजों का। बिल्कुल ये जो है टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका घ हो जाएगा। इसमें बिहार में जो है ये सुखना झील जो है वो वन्य जीव अभयारण्य बिहार में नहीं है। इसके बाद भीम बांध भी बिहार में है, गौतम बुद्ध भी है, कांवड़ झील भी है, और तीसरा बरेला झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन, ये सारे जो है वो बिहार के वन्य जीव अभयारण्य है। क्लियर है यहाँ की बातें। इसके बाद अगर आप देखिएगा आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। आंसर कीजिएगा ये, और इसका आंसर जो है वो इसके आंसर का मैं वेट करूंगा कमेंट में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपको इस क्वेश्चन पे 15 मिनट डिस्कस किया था मैं अकेला, जब मैं 11th क्लास का समरी आपको दे रहा था तब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर आपसे एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि आप इसका आंसर राइट दीजिएगा। टाइम ऑफ है, इसका राइट आंसर क हो जाएगा। मध्य रेखीय प्रदेश जो होता है वहां का दैनिक तापांतर जो है वो सबसे कम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित निम्न वायु दाब की पेटी को किस नाम से जाना जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। और इसका आंसर तो हमें पता है कि 100 अगर लोग देख रहे होंगे तो 100 में 99 लोग करेंगे इसका आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये जान के इसको पुट किया गया हुआ है यहाँ पर कि आप जो है वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं इस तरीके के क्वेश्चन को करके। बिल्कुल बिल्कुल इसका टाइम अप होता है, और जो राइट आंसर है वो आपका ख हो जाएगा। डोलड्रम होता है। भूमध्य रेखा के समीपवर्ती क्षेत्र में निम्न वायु दाब का पेटी होता है, उसको डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य रेखा क्षेत्र में प्राप्त होने वाले सूर्य की जो मात्रा है वो कितनी अधिक होती है और कितनी कम होती है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपका जो क्वेश्चन है उसको जरा सा क्लियर करें एक बार कि भूमध्य रेखा क्षेत्र में भूमध्य रेखा क्षेत्र में जो ताप प्राप्त जो होती है वो सूर्य की मात्रा से कितनी होती है। मतलब कि भूमध्य रेखा के पास जो तापमान प्राप्त किया जाता है वो सूर्य के ताप की मात्रा की कितनी होती है। क्या वो 2 गुनी होती है, क्या वो 4 गुनी होती है, क्या वो 4 गुनी से अधिक होती है, दोनों ध्रुवों की तुलना में 4 गुनी से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। टाइम स्टार्ट करते हैं आपका, आंसर कीजिएगा इसका फटाफट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट ये चीज आप इसको सिंपल तो बोल सकते हो, लेकिन ये आप क्वेश्चन तभी पुट कर सकते हो, इसका राइट आंसर तभी आप दे सकते हो जब आपने जो समरी वाले क्लासेस चले हुए थे उसको आपने देखा होगा, अदरवाइज ये आपके लिए डिफिकल्ट होगा। टाइम अप होता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ग हो जाएगा। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है, वो दोनों ध्रुवों की तुलना में 4 गुनी अधिक होती है। मतलब भूमध्य रेखा के पास जो है ये वाला एरिया आपका भूमध्य रेखा है, ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों से 4 गुना अधिक होती है यहाँ का तापमान, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ पर सीधे पड़ता है। क्लियर है यहाँ की बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक उत्तर का निर्धारण निम्नलिखित में से किसकी सहायता से किया जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा आप लोग। अगर पढ़ रहे हो आप तो इसका आंसर जो है वो आप आसानी से दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि इसके आंसर देने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। जो बेसिक चीज़ें हैं उसको भी आप अगर सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो आप जो है वो क्या करो कि 11th क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ो, अदरवाइज आप मेरे क्लासेस के समरी देख सकते हो, ये आपको इन चीज़ों में हेल्प करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका है वो घ हो जाएगा। उपयुक्त सभी तरीके से हम लोग वास्तविक उत्तर का निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य एक बहुत अच्छा उदाहरण है। पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है, पूरब की तरफ हाथ करके आप जो है वो उत्तर का निर्धारण कर सकते हैं। उसके बाद गाइडो कंपास जो होता है, कंपास हर अपना जो चुंबक के कारण होता है, इसलिए उत्तर दक्षिण की तरफ वो हर एक बार दिशा दिखाता है। अदरवाइज आप ध्रुव तारे से भी उत्तर दिशा का निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की तरफ दिखाई देता है। क्लियर है बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और लास्ट क्वेश्चन, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता को किससे मापा जाता है, आंसर कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको 11th के एनसीईआरटी में पढ़ा दिए गए हुए हैं। अगर आपने इसका आंसर नहीं करना है तो समझो कि आपको अभी और जरूरत है उस क्लासेस को डीपली पढ़ने का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ग हो जाएगा। साइक्रोमीटर से हम लोग सापेक्ष आर्द्रता की मापन करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर जो है वो आपके एक्सपेक्टेशन हमारी होती है आपसे कि आप आंसर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से क्लासेस तैयार की जाती है और इसीलिए रेगुलर आपको संडे को छोड़ के ये क्लास दिया जाता है कि एटलीस्ट आप जो है वो कंटिन्यूटी बना के जो है
वो आंसर कर सके और अपना जो प्रिपरेशन है उसको टॉप लेवल पर ले जा सके। और एनसीईआरटी के क्लासेस ही आपको इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि जो बेसिक बातें अगर आप क्लियर कर पा रहे हो तो आप मॉडरेट चीज़ों को खुद ब खुद कवर करोगे। तो ये आपका सेशन जो था वो 18 था, बट अगर आपको ऐसा लगा कि ये क्लासेस आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। और साथ में वीडियोस के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से जुड़ के आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था आपका सेशन 18 सेशन 19 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।